मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम वीडियो में देखेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, स्टार्ट किया था आपका जो फोर्थ सेम की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है BP 401T, तो उसमें जो थर्ड यूनिट आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसको हमने लास्ट वीडियो में आपका स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने आपको देखा था इंट्रोडक्शन क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एंड देन उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दिया, आपको पढ़ा दिया, उसमें आपने देख लिया होगा। आज उसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे। इस चैप्टर में आपको 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने हैं: पायरोल, नाइट्रोजन कंटेनिंग, फ्यूरान ऑक्सीजन कंटेनिंग, एंड थाइमिन सल्फर कंटेनिंग। इनकी इंट्रोडक्शन, इनके बारे में, इनकी एरोमेटिसिटी, इनकी प्रिपरेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज़, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देन मेडिसिनल यूजेस, मतलब ऐसे कौन से ड्रग हैं, मेडिसिन है जिसमें ये आपके मॉलिक्यूल, ये आपके हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड एज ए न्यूक्लियस, बेसिक न्यूक्लियस के रूप में प्रेजेंट है, या इनके कारण उनकी कौन सी आपकी एक्टिविटी है, आपका मतलब किस डिजीज़ को आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एक्टिविटी उसकी जो भी है इस मॉलिक्यूल के कारण है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे। पहला मॉलिक्यूल जो आप देखेंगे उसमें आपका पायरोल है। पायरोल जो होता है इट इज़ ए 5 मेंबर्ड, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें एक नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट है। ये आपका 1 2 3 एंड 4 एंड 5 कार्बन आपका 5 मेंबर्ड है, 5 आपका टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है जिसमें एक आपका नाइट्रोजन है। सो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इन विच नाइट्रोजन इज द हेट्रो एटम, उसी को बोलते हैं हम पायरोल बोलते हैं। इसमें देखेंगे आपका बाकी जो कार्बन सबके साथ एक एक हाइड्रोजन आपका, इसमें इस हर एक कार्बन के साथ, हर एक हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट। नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के लिए भी, कि पायरोल क्या एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिसिटी आपकी इसको पता करने के लिए। तो आपको मालूम है एरोमेटिक, आपको पहले भी क्लास में वीडियो में बताया हूँ, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है कि नहीं होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आपके कुछ आपके प्रॉपर्टीज जिनको फुलफिल कोई भी कंपाउंड करेगा तो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। सबसे पहला होता है कि साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, उसमें जितने भी एटम आपके प्रेजेंट हैं वो सब के सब प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में। वो कब होता है, आप स्ट्रक्चर देख के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी हाइब्रिडाइजेशन से पता कर सकते हैं कि प्लेनर है कि नहीं है। तो दैट दिस शुड बी एन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद उनके अंदर जो p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनकी डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। एंड लास्ट आपका जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को वेयर n=012 वैल्यू आनी चाहिए, ये हक्कल्स रूल बोलते हैं, उसको फुलफिल करेगा। तो इन चारों कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा उन्हीं को बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखेंगे। पहला जो कंडीशन है साइक्लिक है, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये साइकिल है। तो ये आपका क्लोज आपका मेंबर 1 2 3 4 है, आपका 5 मेंबर है, साइकिल है, तो ये फुलफिल हो गया। अब कंपाउंड आपका जो एटम्स है इसमें प्रेजेंट है, प्लेनर है कि नहीं है, तो उसके लिए उनके पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। एक्चुअली में होता है क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन की आपकी होती है 6 आपकी एटॉमिक नंबर। इसके जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, तो sp। इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और 2p कंबाइन करके बनाते हैं 3sp2, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन की भी आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसमें एक एक करके ऑक्यूपाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन बच जाती है, वो सीधा जो 2pz जो कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। हाइड्रोजन की होती है एक ही एटम होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1, ये s सच रहा। नाइट्रोजन की कितनी होती है 7, तो 1s2 2s2 2p3। इसमें भी क्या होता है कि अगेन एक s 2p ये कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद आपके बनाते हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ऐसा होता है कि जो sp2 ऑर्बिटल हैं जो नए बने हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं। अब 3 इधर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो pz ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उस ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके एक्युमुलेट होते हैं। तो ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन है। अब जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो देखिए, मतलब 3 sp2 है, एक pz, 3 sp2 है, एक pz, और इसके पास s है, तो एक ही कार्बन ये मानिए। तो एक कार्बन का एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। उसी तरह इस कार्बन के sp2 के साथ हाइब्रिडाइज हुआ, दूसरा sp2, तीसरा, इस कार्बन का इसका मतलब ये होता है कि एक कार्बन का एक sp2, दूसरे कार्बन का दूसरे sp2।
उसी तरह आपका इस कार्बन के एक sp2, इस कार्बन का दूसरा, तो 1 2 और तीसरा आपका जो है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप में आपका, तो 3 sp2 आपके sp2 आपके क्या नाम है हेड ऑन ओवरलैप होते हैं और ये आपके बना लेते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, आपका ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन देखिए sp2 आपके जो 3 sp2 बने, तो एक sp2 इस कार्बन के साथ sp2 के साथ हाइब्रिडाइज हुआ, आपका बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया। इस का दूसरा sp2 है, इस कार्बन के साथ sp2 के साथ आपका हेड ऑन कॉलेज आपका ओवरलैप हुआ और आप सिग्मा बॉन्ड बनाया, मतलब ये नाइट्रोजन रहा। तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आपको बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया आपके जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उनकी बॉन्डिंग से आपके जो एक एक हेड ऑन ओवरलैप करके सिंगल बॉन्ड आपके बनाए। अब हर एक इस कार्बन के पास भी और इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक एक जेड ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल है कार्बन में, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन में 2। तो ये ऐसे रहते हैं, जैसे ये आपका ये कार्बन रहा, तो इस कार्बन का ये pz ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये pz, इस कार्बन का ये pz, इस कार्बन का ये pz और ये नाइट्रोजन का आपका pz, ऐसे रहेगा हर एक pz में। अब कार्बन के जो pz है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के जो ये आपका इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है सेक्सेट आपके ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इनकी डीलोकलाइजेशन ऐसे होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे मूव करते रहते हैं। जो p ऑर्बिटल में है आपके 1 2 3 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी इनकी डीलोकलाइजेशन होती है, इसी को बोलते हैं आपका सेक्सटेट। ये भी एक आपका कंडीशन होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में सेक्सटेट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 6 आपके यहाँ प्रेजेंट है। ये डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की हो रही है, एक जगह फिक्स नहीं है। 4 आपके जो एटम है 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, इनके बीच में ये रोटेट होते रहा। तो ये जो आपका थर्ड या सेकंड जो आपका होता है sp2 हो गया है, एंड थर्ड जो आपका जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। चौथा जो आपको बताया क्या नाम है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके ये बताया फॉर्मूला जो हक्कल्स रूल का है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका होता है। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 = कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके 1 2 3 2 5 1 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो 4n = 6 - 2 = 4, तो n = 4/4 = 1। n की आंसर क्या आ गई 1, और हमें क्या चाहिए 0 1 2 3, तो n भी आपका क्या होल नंबर आपका आ गया। तो हक्कल्स रूल को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो जितनी भी कंडीशंस आपके एरोमेटिसिटी को शो करने के लिए कंपाउंड आपका शो करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, वो सारे कंडीशंस ये पायरोल क्या करता है आपका फुलफिल करता है। इट मीन्स इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये पहला आपका प्रूफ है कि पायरोल क्यों एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सी कार्बन की आपकी जो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कार्बन की जो आपकी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉन 6 1s2 2s2 2p, तो 1s 2p कंबाइन करके 3sp2। नाइट्रोजन का भी अगेन 2s2 2p, तो 1s 2p कंबाइन करके 3sp2। ये 3sp2 जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये एक दूसरे और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। हर एक कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास एक 2pz ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 है प्लस ये 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन होती है। हक्कल्स रूल के अनुसार निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 आती है। इट मीन्स ये भी आपका जो कंडीशन है, ये भी कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है। तो सारे कंडीशंस जो एरोमेटिसिटी को शो करने के लिए होने चाहिए, वो सारे कंडीशंस ये पायरोल क्या करता है, शो करता है। इसलिए पायरोल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। यही इसका आंसर है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब देखेंगे कि पायरोल को कैसे हम सिंथेसिस करते हैं। बेसिकली मेथड से बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही पढ़ना है, आपको 5 ही में बताऊंगा पायरोल को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। उसमें जो पहले 3 मेथड, ये जो मैंने यहाँ बोर्ड आपको लिखा है, ये 3 मेथड वो हैं जिनसे हमें अनसब्स्टिट्यूटेड पायरोल, मतलब सिर्फ पायरोल रिंग प्रेजेंट है, कोई इनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसे ऑब्टेन करना हो तो हम इन 3 मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन 3 मेथड से पायरोल को हम सिंथेसाइज करते हैं। पहला है फ्रॉम सक्सिनामाइड।
सक्सिनामाइड को जब हम डिस्टिल करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तब हमें जाके मिलता है पायरोल। जिंक आपका है, यहाँ से कार्बन जो क्या नाम है ऑक्सीजन है, ये चीज़ को क्या करता है आपका साथ में हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये आपका डिस्टिलेशन का मतलब तो रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और आपका पायरोल बन जाता है। ये पहला मेथड है। दूसरा है हम मिक्सर ऑफ फ्यूरान, अमोनिया, स्टीम, इन तीनों के मिक्सर को हम लेंगे और हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, तब हमें जाके मिलता है पायरोल। तो ये दूसरा मेथड है फ्रॉम द फ्यूरान। फ्यूरान खुद एक क्या 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, इसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज ए हेट्रोएटम। तीसरा मेथड है एसिटिलीन से। एसिटिलीन पहला मेंबर है एल्काइन का। जब 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लेंगे, अमोनिया की वेपर्स लेंगे और हम पास करेंगे कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, मतलब इस एंड से हमने ये कॉपर ट्यूब लिया, इसको बहुत ज़्यादा हमने गर्म किया, एकदम उस समय तक गर्म किया जब तक ये ट्यूब रेड नहीं हो जाए, रेड हॉट नहीं हो जाए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एंड से एसिटाइलिन के वेपर्स और अमोनिया के वेपर्स को एंट्री करेंगे, पास करेंगे। जब दूसरे एंड से बाहर निकलेगा तो ये दोनों कंबाइन करके हमें कंपाउंड देता है पायरोल। तो ये 3 मेथड हैं आपके जिनसे हम अनसब्स्टिट्यूटेड पायरोल को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये 3 फ्रॉम सक्सिनामाइड, फ्यूरान एंड एसिटिलीन। 2 और मेथड है जिनसे हम सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, मतलब पायरोल के जो रिंग आपके जो 4 कार्बन है, इन 4 कार्बन में से कहीं एक आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। वैसे जब हमें आपको पायरोल रिंग को ऑब्टेन करना होता है, सिंथेसाइज करना रहता है, तब 2 मेथड, दूसरे जो मेथड आप बताने वाला हूँ उन मेथड को हम आपको फॉलो करके या प्रोसीजर के उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको हम आपको बनाते हैं। चौथा मेथड आपका मेथड है पाल-नॉर सिंथेसिस। मीन्स हम इसको सिंथेसाइज करते हैं 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। हम नोमेनक्लेचर अगर नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो पहले और चौथे 4th पोजिशन पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो इसे कंपाउंड को बोलते हैं 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। पाल-नॉर सिंथेसिस है। हम ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमें सब्स्टिट्यूटेड पायरोल चाहिए। मीन्स पायरोल रिंग के ऊपर हमें कोई ना कोई ग्रुप एक्स्ट्रा और आपका जो कार्बन है या नाइट्रोजन है वहाँ पर आपको कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये आपका मेथड को आपको अपनाते हैं। अब जैसा आर यहाँ पर हमें चाहिए उसके अनुसार ये जो डाई कार्बोनिल कंपाउंड है उसको लेंगे। सपोज यहाँ पे मीथेन चाहिए, CH3 चाहिए तो हम R2CH3 लेंगे। यहाँ सपोज इथाइल चाहिए या क्लोरो चाहिए तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, क्लोरो यूज़ करेंगे। तो जैसा सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो आपके ग्रुप हमें रिंग के ऊपर चाहिए, वही ग्रुप के आपका हम डाई कार्बोनिल कंपाउंड को लेंगे। ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एक्चुअल में टॉटोमरिज्म शो करता है और ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है इनॉल में, क्योंकि ये भी आपका है, ये टॉटोमरिज्म शो करके कन्वर्ट होता है। तो जब इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड को हम हीट करते हैं विथ आपका एमीन्स के साथ, ये R एल्काइल भी हो सकता है, ये R एराइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर। तो जब इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड को हम हीट करते हैं विथ एल्काइल या एराइल एमीन के साथ, तब हमें जाके मिलता है सब्स्टिट्यूटेड पायरोल मिलता है। ठीक, तो जैसा आपका सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो ग्रुप आपको पायरोल रिंग के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, वैसा ही ग्रुप वाले हम डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर, अगर नाइट्रोजन के ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, H ही चाहिए, तब यहाँ पर अमोनिया लेंगे। अगर हमें क्या नाम है, यहाँ पर कोई CH3 चाहिए, एराइल ग्रुप चाहिए, तो हमें आपका एनिलीन लेंगे। तो जैसा R यहाँ चाहिए वैसा हम आपका क्या नाम है एमीन के डेरिवेटिव लेंगे। जैसा R हमें R1 R2 बेंजीन आपका क्या नाम है पायरोल रिंग के ऊपर हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन, वैसा हम डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और इसको जब हम हीट करेंगे तब जाकर हमें मिल जाता है आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बन जाती है। तो ये चौथा मेथड है। लास्ट आपका मेथड है जो जिसे पायरोल बनाया जाता है तो बहुत, लेकिन जितने आपको पढ़ने हैं 5 में से, नॉर पायरोल सिंथेसिस। जब हम अल्फ़ा कीटो अमीन, ये कीटो ग्रुप है, अल्फ़ा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, तो अल्फ़ा कीटो अमीन को जब हम रिएक्ट कराएंगे आइदर बीटा डाई कीटोन या बीटा डाई ईस्टर कंपाउंड के साथ, इसके साथ जब हम आपका ट्रीट करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक ही कंपाउंड बनाता है, आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉर पायरोल सिंथेसिस। ये नॉर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो बीटा अल्फ़ा एमिनो कीटोन को जब हम कंडेंस करेंगे विथ आइदर बीटा डाई कीटोन और बीटा डाई ईस्टर के साथ, देन हमें जाके मिलता है आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरोल मिलती है। दिस इज आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। ये होता है आपका, ये दोनों कंडेंस होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, एंड कंडेंसेशन के बाद देन हमें आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनता है। तो लास्ट 2 मेथड है, ये वो हम उस समय आपको फॉलो करते हैं या अपनाते हैं जब हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल चाहिए। और पहले 3 मेथड जो सक्सिनामाइड, फ्यूरान और एसिटिलीन,
वो हम यूज़ करते हैं जब हमें अनसब्स्टिट्यूटेड प्योर सिर्फ पायरोल रिंग चाहिए, कोई इसमें सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं होना चाहिए, तब उस 3 मेथड को अपनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले पाल नॉर या नॉर पायरोल सिंथेसिस, ये 2 मेथड को अपनाते हैं। तो ये 5 मेथड है जिनसे हम पायरोल की सिंथेसिस करते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा उसकी प्रिपरेशंस जो पायरोल की होती है, पायरोल होता क्या है, उसकी आपकी एरोमेटिसिटी क्या है, प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। देन अब हम इसमें देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। पायरोल जो है सबसे पहले इसमें देखेंगे, पायरोल जो है आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है। आपकी जो बेंजीन आपका पायरोल में क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पायर, यहाँ लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो नाइट्रोजन, ऊपर से उसके पास लोन पेयर। आप अधिकतर पढ़े होंगे कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, या हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपने एरोमेटिसिटी में देखा कि एरोमेटिसिटी में ये पार्टिसिपेट करता है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 2 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब ये सेक्सटेट बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका अवेलेबल नहीं है फॉर द डोनेशन। तो यहाँ पर ये उल्टा क्या करता है, बेसिक की जगह ये आपका एसिडिक के रूप में काम करता है, एसिड। और वो एसिड ये H+ जो नाइट्रोजन के साथ जो H+ है, ये H+ को क्या करता है, ये रिलीज करता है। और इसके लिए जैसे आपका कंपाउंड है, आपका जैसे प्रूफ के लिए, जब पायरोल को सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ ट्रीट किया गया तो ये सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट बनाता, मतलब जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, सॉल्ट में क्या होता है, जैसे NaCl बनाते हैं, NaCl पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर था, पायरोल में जो हाइड्रोजन था और NaH का जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन रिलीज किया, इसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 बना लिया अपना। तो ये पहला आपका प्रूफ है कि ये एसिडिक की तरफ आपका बिहेव करता है, या इट इज़ अ एसिड इन नेचर। दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, इसके साथ जब हम ट्रीट करेंगे इसको, तो अगेन ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। एसिडिक आप पढ़े ना, एसिड मीन्स व्हाट, एनी सब्सटेंस विच डोनेट H+ और बेस विच एक्सेप्ट OH-। 3 कंसेप्ट आपने पढ़ा एसिड बेस के लिए, RNAS, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड आपका लिविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो जो सब्सटेंस H+ को रिलीज कर देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपका एसिड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, जब QH के साथ ट्रीट किया, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया, ये वाटर बना लेता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन सॉल्ट लाइक आपका प्रोडक्ट बनाता है। सेम चीज़ जब हम RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट करते हैं, तो अगेन इसका R जो यहाँ पर RMgX में आपने पढ़ा होगा कि R नेगेटिव होता है और MgX एज ए पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव और ये आपके नेगेटिव, ये पॉजिटिव के रूप में RH एल्केन के रूप में निकल जाता है, और ये MgX इसके साथ अगेन सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट बनाता है। तो इन रिएक्शंस के जो आपका पायरोल का इनके साथ केमिकल्स का, सोडियम हाइड्राइड के साथ, KOH के साथ, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ जब रिएक्शन कराया गया, तो ये देखा जाता है कि ये H+ को रिलीज कर देता है, एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाता है दैट प्रोडक्ट इज लाइक सॉल्ट। और सॉल्ट कब बनता है, जब हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं। और ये सब क्या आपके, दे आर बेसिक इन नेचर। तो मीन्स पायरोल क्या होगा, आपका एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये प्रूफ है, ये आपका ऑब्जर्वेशंस हैं जो बताते हैं कि पायरोल इज ए एसिडिक प्रॉपर्टी। ये तो पहला आपका है कि एसिडिक प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई वर्बली पूछ सकता है या आपको आ सकता है कि पायरोल, इन पायरोल नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, बिसाइड्स नाइट्रोजन इट एक्ट एज ए एसिडिक, एक्सप्लेन या जस्टिफाई योर आंसर। ये आंसर में आपको लिखना, ये एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं NaH के साथ, KOH के साथ, RMgX के साथ, ये जो प्रोडक्ट बनाता है दैट प्रोडक्ट इज लाइक आपका सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट होता है। और साथ में जो पायरोल के जो नाइट्रोजन के साथ जो H जुड़ा हुआ है, उस H को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो एसिड मीन्स एनी सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन, उसको बोलते हैं हम एसिड। तो ये H+ को क्या करता है, हर तीनों में देखिए डोनेट कर देता है और सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट आपको बनाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब दूसरा केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ये आपका है डायल्स-एल्डर रिएक्शंस। एक्चुअली में डायल्स-एल्डर रिएक्शन है एक आपका ये कंजुगेटेड डाइन का रिएक्शन होता है। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। जब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंजुगेटेड डाइन का मतलब अल्टरनेटली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आपके सिस्टम को बोलते हैं हम कंजुगेटेड। तो जब कंजुगेटेड डाइन किसी डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हम एक 6 मेंबर्ड एडक्ट कंपाउंड बनाता है, उसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम डाई-एल्डर रिएक्शन। इसमें भी पायरोल जो मॉलिक्यूल है ये भी कंजुगेटेड डाइन है, क्यों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये डाइन,
कि जब एक्राइलोनाइट्राइल डाइनोफाइल, डाई आपका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग आपका कंपाउंड होता है, उसी को बोलते हैं डाइनोफाइल। C ट्रिपल बॉन्ड आपका ये है नाइट्रोजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो डाइनोफाइल है। जब इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, हीट करेंगे दोनों को मिक्स करके, तब हमें एक 6 मेंबर्ड ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं हम एंडक्ट। तो ये भी आपका पायरोल भी आपका डाई एल्डर रिएक्शंस को शो करता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपको मालूम है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी प्लस एडिशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन जस्ट उसका उल्टा होता है। दोनों रिएक्शंस क्या होते हैं आपके एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें ऑक्सीडेशन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन का रिमूवल हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पायरोल भी, जब हम पायरोल को रिडक्शन करते हैं, मतलब निकल एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एट टेम्परेचर मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस, तो जो दोनों डबल बॉन्ड है यहाँ पर क्या होता है, दोनों कार्बन के साथ आपके हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो पायरोल आपका कंपाउंड बनाता है। तो ये चीज़ होती है आपका रिडक्शन का, जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट एट टेम्परेचर मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AC, देखो AC आपका एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप को बोलते हैं, ये AC एसिटाइल ग्रुप होता है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को लिखने का शॉर्ट फॉर्म में ये तरीका होता है, EC स्टैंड फॉर CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटाइल, और साथ में क्या OH, तो ये एसिटिक एसिड है। जहाँ भी ऐसा लिखा रहे आपको बुक में, तो इसका मतलब एसिटाइल ग्रुप, और ACOH एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट के रूप में हम लेंगे, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इसको जो पायरोल को रिएक्ट कराएंगे, तो पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 5 यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होकर एक ही जगह आते हैं, पोजीशन नंबर 3 एंड 4 के बीच में। तो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट, तब हमें जाके ये कंपाउंड मिलता है। तो ये ऑक्सीडेशन है आपका रिडक्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पायरोल का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जित पायरोल होते हैं आपको मालूम है, पायरोल इज एरोमेटिक इन नेचर। आपको दूसरे तीसरी वीडियो में आपकी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि पायरोल एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक होता है ये भी आपको बताया हुआ है। अब एरोमेटिसिटी, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होती है, आपका प्रॉपर्टी होता है या प्रूफ होता है कि क्यों कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। जब इसको ले आप प्रूफ करेंगे तो उस प्रूफ में आपका ये दूसरा पॉइंट आपका, तो एक तो जो ऑर्बिटल की पिक्चर दिखाते हैं, मीन्स साइक्लिक है, प्लेनर है, हर्कस रूल को फॉलो करता है, एक तो ये कंडीशंस होता ही है। उसके अलावा जितने कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक होते हैं सब के सब आपके ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे पायरोल को बेंजीन के साथ कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कौन पहले रिएक्ट करेगा, पायरोल करेगा कि आपका बेंजीन करेगा, तो पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज मोर रिएक्टिव, पायरोल और बेंजीन। तो पायरोल क्यों, अब बेंजीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, जो 6 का आपके हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आपको मूव करता है वो 6 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो डेंसिटी जब आप कंपेयर करेंगे इसकी और इसकी, तो ये 5 ही कार्बन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 कार्बन के ऊपर है। तो डेंसिटी इस रिंग के ऊपर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपकी बेंजीन। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का अटैक क्या होगा आपका फास्टर होगा। इलेक्ट्रॉन का अटैक ऑन पायरोल फास्टर होगा एज कम्पेयर टू आपका बेंजीन। इसलिए पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन। ये आपका एक आपका क्वेश्चन और उसका आंसर है, ये पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। देन दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, अब अटैक जब होता है, अटैक जब होगा आपका पायरोल के जैसे ये स्ट्रक्चर होती है, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 5 सिमिलर है, 3, 4 सिमिलर है। तो अटैक किस कार्बन पर होगा, नाइट्रोजन पर कि इस पर कि इस पर? तो नाइट्रोजन पर नहीं होता हमेशा अटैक। जो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक होती है वो नाइट्रोजन पर आपका नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोजन आपको पहले ही आपको बताया था एसिडिक प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन H+ को डोनेट कर सकता है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है आपकी, वो इन्वॉल्व हो गई है आपका रेजोनेंस में, आपके एरोमेटिसिटी में। इसलिए अटैक आपका कार्बन पर ही होता है, सेकेंड या थर्ड में से किस पर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अटैक करने के बाद
किस केस में आपका जो इंटरमीडिएट बनाता है, किस केस में नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ज़्यादा होती है। आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, एक जनरल रूल होती है, जब किसी भी दो कंपाउंड को जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, उसके लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस कंपाउंड में ज़्यादा बनते हैं। ठीक, जैसे दो कंपाउंड है आपका, कोई भी दो कंपाउंड है और दोनों में रेजोनेंस शो हो रहा है और कंपेयर करना कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए दोनों का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और देखिए किस कंपाउंड में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो चार्ज है आपका, ये चार्ज ज़्यादा कंपाउंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज़्यादा कंपाउंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब चार्ज नेग्लिजिबल हो गया। इसमें क्या है, नहीं आपका होता है, जिसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें चार्ज नेग्लिजिबल की तरफ नहीं जाता, थोड़ा सा चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो चार्ज स्पेसिस हमेशा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है देन द न्यूट्रल स्पेसिस। इसलिए जिसमें जितनी ज़्यादा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिस कंपाउंड में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस केस में देखेंगे जब कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन पर अटैक करने के बाद यहाँ पर जैसे ये आपका ये होता क्या है, यहाँ पर ये ऐसे आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये आप इलेक्ट्रोफाइल्स इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड की मूवमेंट होती है, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे बनाया। देन ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर वो शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड में, ये स्ट्रक्चर तो 1 2 3 स्ट्रक्चर बनाती है। इस केस में जब आपका अटैक होता है अगेन, क्या नाम है, कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 3 पर, तो ऐसे ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और एरेनियम ये आपका बना लेता है, एरेनियम आयन कहिए इसको, जो इंटरमीडिएट बनता है। अब इस केस में ये इधर नहीं जाएगा, ये जाएगा सिर्फ नाइट्रोजन के पास मूव होगा, नाइट्रोजन के पास मूव होगा, नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका आ जाता है पॉजिटिव चार्ज बनाने में, उसके बाद ये इधर ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इसमें कितने स्ट्रक्चर बने, 1 और 2, इसमें बने 1 2 3। तभी आपको बताया एज पर आपका रेजोनेंस रूल, जिस आपके कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कंपाउंड उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्टेबल कौन सा हुआ, आपका ये वाला। तो इसलिए रिएक्शन जब भी प्रोसीड करेगा थ्रू द आपका, या जब भी कंपाउंड आपका बनेगा फाइनल कंपाउंड, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा पायरोल रिंग में, तो हमेशा ये किस पोजीशन पर देगा, आपका 2 पोजीशन पर कंपाउंड देता है। फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो 2 पोजीशन पर, 2 सब्स्टिट्यूटेड पायरोल देता है जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में पूछ देगा कि वाई एट व्हाट पोजीशंस आपका पायरोल सोर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव द रीजन। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको यहीं बनाने होंगे। जब कार्बन नंबर 2 पर अटैक होता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कार्बन नंबर 3 पर जब अटैक होता है तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एंड एज पर जनरल रूल आपका या रेजोनेंस रूल, किसी भी कंपाउंड का जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी कम होती है। इसलिए अटैक हमेशा 2 पर होता है, 3 पर आपका नहीं होता है। आप कुछ देखेंगे इनके रिएक्शंस, आपको 2-4 रिएक्शंस देखते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, है तो बहुत सारे, आपको दिखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ही आपको दिखाए हैं। जैसे पायरोल है, जब इसका हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एट टेम्परेचर 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है एट पोजीशन कार्बन नंबर 2। उसी तरह जब हम नाइट्रेशन करते हैं, ये आपका एसिटाइलेशन हो गया, ये रिएक्शन आपका नाइट्रेशन हो गया, यानी ये रिएक्शन आपका सल्फोनेशन हो गया। तो 3 रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। नाइट्रेशन, जब नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एज ए सॉल्वेंट 20 डिग्री पर जब हम रिएक्ट कराएंगे तो आपका 2 नाइट्रोपाइरोल बनता है, तो सेकेंड पोजीशन पर आपको जुड़ता है। इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम नाइट्रेशन। उसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन एज ए सॉल्वेंट, तब हमें मिलता है 3 सल्फोनिक आपका सल्फोनिक एसिड पाइरोल, या 3 पाइरोल सल्फोनिक एसिड मिलता है। ये आपका है सल्फोनेशन, सल्फोन आपका ग्रुप जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको सिर्फ सेकंड पोजीशन पर आपका हेलोजिनेशन है, आपका क्या नाम है, और भी दूसरे रिएक्शंस हैं वहाँ पर देखेंगे, सिर्फ सेकंड पोजीशन पर आपको आता है।
तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। हमेशा याद रखिए कि चीज़, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाइरोल में होता है तो डेट अकर्स एट पोजीशंस 2, दो ही सेकंड पोजीशन पर आपका प्रीफर होता है। आपको जब जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे 2 सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल मिलता है, 3 नहीं मिलता है। उसका रिएक्शन आपका, उसका रीजन अभी जस्ट पहले बताया, ये रीजन आपका, ठीक। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट अब इसमें देखेंगे जो पाइरोल में उसका मेडिसिनल यूजेस, कहाँ कहाँ आपके ऐसे कंपाउंड्स, कौन कौन से ऐसे ड्रग है जहाँ पर आपका पाइरोल एज ए बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या पाइरोल के कारण वो प्रॉपर्टीज़ आपको शो होती है। वैसे है तो बहुत सारे आपके एन नंबर ऑफ आपके कंपाउंड्स हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जहाँ पर आपका पाइरोल एज ए बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या पाइरोल के कारण उसकी एक्टिविटी शो होती है, बहुत सारे आपके। उसमें से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ 3 पर दिए हैं। जैसे पहला आपका ये ग्लाइकोपाइरोलेट, ये एंटीकोलिनर्जिक है, यहाँ देखिए पाइरोल रिंग है आपका, तो ये आपका ग्लाइकोपाइरोलेट का है, पाइरोल का डेरिवेटिव है, यहाँ से आपका ऐसे आता है ग्लाइकोपाइरोलेट है, ये रिंग आपका है, आपका पाइरोल रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। एंटीकोलिनर्जिक है, पेप्टिक अल्सर को ठीक है, जो आपके पेट में, जो आपके इंटेस्टाइन में छाले हो जाते हैं उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। उसी तरह देखिए आपका इलियोपाइपराजोल, ये बेंजीमर, ये देखिए आपका पाइरोल रिंग है, ये पाइरोल रिंग है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, आपका मेंटल डिसऑर्डर्स होता है उस केस में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये आपका है। उसी तरह ये है आपका एट्रोवास्टेटिन, एंटी हाइपर, ये आपका, ये देखिए ये आपका है पाइरोल रिंग। ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, मतलब आपके जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है और उसके कारण आपके बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में ये हम ड्रग देते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, आपका कम करता है। तो ये पाइरोल रिंग आपका प्रेजेंट है। मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। खासकर कोशिश कीजिए जो आपके सिलेबस में है और स्ट्रक्चर को देखिए जिसमें पाइरोल रिंग प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल लिखिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर याद करने का, और यहाँ भी आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो कोशिश आप कीजिए सिर्फ पाइरोल का नहीं, इसके बाद आपका फ्यूरान है, थायोफिन है, आपका पिरिडीन है, ऐसे बहुत सारे आपके और भी क्या नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। 4th यूनिट में आपको कम से कम 10 से 12 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। तो आप कोशिश कीजिए वैसे ड्रग को याद करने के लिए जो आपके सिलेबस में, मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में 4th सेम का दिया हुआ है। तो इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, यहाँ का यूजेज भी हो जाएगा, मेडिसिनल यूजेज भी आपको याद हो जाएगा, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, तो आपका केमिस्ट्री के भी वहाँ पर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी स्ट्रक्चर वहाँ पर आपका याद होगा। तो एक चीज़ से दोनों काम आपको हो जाएंगे। तो कोशिश आप कीजिए वो ड्रग आप देखिए, खोजने की कोशिश कीजिए। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से, तो देखिए कौन सा बेसिक रिंग है, आपका पाइरोल है या फ्यूरान पढ़ाऊंगा, फ्यूरान की तरह है या थाइफिन की तरह है कि पिरिडीन की तरह है, देन उसको याद कीजिए, उनको एक जगह लिख लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखें उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने के चांसेज रहते हैं। तो ये आपके मेडिसिनल यूजेज है, यही आपका है पाइरोल। तो ये आपके पाइरोल में क्वेश्चन जो मेन पूछे जाते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। पाइरोल 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम प्रेजेंट रहता है। एरोमेटिसिटी पूछती है, क्यों एरोमेटिक है, क्या रीज़न है, तो वो आप चीज़ आपको बता रखे हैं शो करके। आपका कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन की है, हाइड्रोजन की है, हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा, स्ट्रक्चर शो बना के शो कीजिएगा। देन उसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, देन आपका प्रिपरेशंस, तो आपके 5 मेथड बताए थे जिसमें 3 शुरू के जो मेथड थे, सक्सिनामाइड, एसिटिलीन, वो मेथड थे जिसमें सिर्फ अनसब्स्टिट्यूटेड पाइरोल रिंग आपको बनाना था। बाकी 2 मेथड जो पाल नॉर आपका पाइरोल सिंथेसिस है, उस केस में यूज़ करते हैं जब आपको सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल को बनाना है। देन प्रॉपर्टीज़ आपको बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपकी सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, उसके बावजूद बेसिक की जगह एसिडिक क्यों बिहेव करता है, तो ये इसका रीज़न है। वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजन की जो आपका नाइट्रोजन में जो बेस आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और उसी के कारण पाइरोल एरोमेटिसिटी शो करती है। तो जब आपका लोन पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो डोनेट नहीं करेगा तो आपका बेसिक नहीं होगा। तो ये रीजन, इंस्टेड वो क्या करता है, एसिड के रूप में प्रेजेंट करता है, आपका बिहेव करता है। देन आपका रिएक्शंस दिखाता है, डायल रिएक्शंस, मेन रिएक्शंस आपको होता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये पूछता है, और ये पूछता है किस पोजीशन पर होगा, सेकंड की थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पर रहा था, आपको दिखाया था भी इस वीडियो में आपको है कि क्यों होता है सेकंड पर, क्योंकि आपको जब अटैक करने के बाद एरिनियम आयन बनती है, एरिनियम आयन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होती है। वेरेज इन केस ऑफ 3, जब आपका कार्बन 3 पर अटैक करता है तो उस केस में सिर्फ 2 ही बनते हैं आपके।
तो आपको मालूम है एज पर जनरल आपका रेजोनेंस रूल, किसी भी आपका कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अटैक एट 2 पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, अटैक एट 3 पर 2 थे। तो दो वाले जो आपका रहता है अटैक वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3। तो रिएक्शन आपको प्रोसीड करता है थ्रू अटैक एट द पोजीशन 2। देन आपका मेडिसिनल यूजेज है, मेडिसिनल यूजेज में आपका ये है, और भी आप लिख सकते हैं, आसानी है कि सिर्फ यही 3 लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा मेडिसिनल यूजेज में एग्जाम्पल दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट आपका होता जाएगा, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पायरोल। नेक्स्ट वीडियो में देन आपको देखेंगे हम आपका था जो इसके बाद है फ्यूरान, उस चीज़ को हम देखेंगे। ओके बाय, तब तक पढ़ते रहिए। कोई डाउट आप क्या नाम कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसके साथ जो नोट्स है इसका आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सफिशिएंट नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको पढ़िए। कुछ कमी हो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, पसंद है तो आपको अच्छा लगता है और भी कुछ नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका भी वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके देंगे। ओके बाय बाय, पढ़ते रहिए।